ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है रिक्शिया के अंदर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। तो आज हम इस ऑनलाइन क्लास में रिक्शिया के अंदर पुंधानी एवं स्त्रीधानी के विकास के बारे में बात करेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने बात की थी रिक्शिया की संरचना एवं उसके अंदर पाए जाने वाले कायिक जनन के बारे में। आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिक्शिया में लैंगिक जनन विकसित विषम युग्मकी एडवांस ऊगेमस प्रकार का होता है। रिक्शिया की जो जातियां हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि रिक्शिया की कुछ जातियां द्विलिंगाश्रयी हैं। द्विलिंगाश्रयी जिसे हम उभयलिंगाश्रयी या मोनोशियस भी कहते हैं। रिक्शिया बिलार्डियारेई, रिक्शिया गैंगेटिका, रिक्शिया मिलेनोस्पोरा, रिक्शिया क्रिस्टेलाइना। इन जातियों के अंदर पुंधानी एवं स्त्रीधानी एक ही थैलस पर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जातियों को हम समजालिक जातियां भी कहते हैं, होमोथैलिक स्पीसीज भी कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो जातियां हैं वो एक लिंगाश्रय कहलाती हैं, जिसे हम डायोसियस कहते हैं। रिक्शिया डिस्कॉलर, रिक्शिया फ्रॉस्टाई व रिक्शिया पर्सोनाई आदि। इन जातियों के अंदर पुंधानी एवं स्त्रीधानी अलग अलग थैलस पर पाई जाती हैं। इस प्रकार की जातियों को हम विषम जालिक या हेटेरोथैलिक स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। जननांग थैलस की अपाक सतह डोर्सल सतह पर पाए जाते हैं। ये डोर्सल सतह पर जो मिड डोर्सल ग्रूव्स हैं, मध्यम अपाक्ष खाच है, में अग्राभिसारी क्रम में लगभग रेखीय पंक्ति में उत्पन्न होते हैं। अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपिटल सक्सेशन की बात करते हैं तो हम ये देखें कि जो पुराने बने हुए जननांग हैं, या हम ये कहें कि जो ओल्डर सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो शीर्ष से दूरी पर पश्च भाग में, एवं जो तरुण या हम कहें कि इमेच्योर सेक्स ऑर्गन्स हैं या न्यूअर सेक्स ऑर्गन है, वो शीर्ष भाग की तरफ दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के क्रम को हम अग्राभिसारी क्रम में कहते हैं, जिसमें जो यंग है या जो नए सेक्स ऑर्गन्स हैं वो शीर्ष के पास में स्थित होते हैं। जननांग थैलस की अपाक सतह पर डोर्सल सरफेस पर एकल एवं अंतःस्थापित एम्बेडेड होते हैं, जो रिक्शिया का प्रमुख लक्षण है। पुंधानी प्रकोष्ठ में स्थित होती है, एंथ्रीडी चैम्बर में स्थित होती है। ये चैम्बर ओस्टियोल द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। स्त्रीधानी पूर्ण रूप से थैलस कोशिकाओं से नहीं गिर पाती है, क्योंकि इसकी ग्रीवा का थोड़ा सा भाग थैलस के बाहर निकल रहा रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्शिया में पाया जाता है उसके अंदर दो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्मकी प्रकार का है। तो इसमें आपके नर जननांग पुंधानी है और मादा जननांग स्त्रीधानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुंधानी के बारे में या एंथेरिडियम के बारे में। संरचना की बात करें तो रिक्शिया की जो परिपक्व पुंधानी है वो नाशपाती पीयर के आकार की होती है। इसमें दो भाग दिखाई देते हैं। सबसे नीचे की तरफ व्रंत या स्टॉक होता है, यह छोटा या बहुकोशिकीय होता है, और ऊपर की तरफ उसकी बॉडी या काय होती है। यह व्रंत पर लगी हुई अंडाकार या नाशपाती के आकार की संरचना होती है। इसकी जैकेट एक कोशिकीय मोटी
सिंगल सेल थिक होती है जिसके भीतर अनेक पूर्णणु मातृकोशिकाएं एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स होती है जिनसे द्विकशाभिकी पूर्णणु बनते हैं। बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स इससे बनते हैं। यहाँ आपको दो डायग्राम दे रखे हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं, ये रिक्शा का थैलस है जिसके अंदर हम ये देखें, ये इसका स्टोरेज या संचयी क्षेत्र है और ये ऊपर वाला इसका फोटोसिंथेटिक रीजन, ये प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है। तो आप ये देखें कि जो एंथ्रीडिया है या पूंधहानी है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है और इस पूंधहानी के पास का जो ऊतक है वो उसको घेरे हुए रहता है, आप ये देख सकते हैं फिलामेंट्स के द्वारा, और ये एक चैम्बर का निर्माण करता है जिसको हम कहेंगे एंथ्रीडियल चैम्बर या पूंधहानी प्रकोष्ठ। तो पूंधहानी प्रकोष्ठ में एम्बेडेड या धसी हुई रहती है और ये पूंधहानी प्रकोष्ठ के जो फर्श है उससे व्रंथ के द्वारा जुड़ी रहती है। इसका जो व्रंथ होता है द्विकोशिकीय होता है। जो बी डायग्राम है उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि एक परिपक्व पूंधहानी की संरचना दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की तरफ आप देखें तो जो हमने पूंधहानी चैम्बर की बात की थी, एंथ्रीडियल चैम्बर की बात की है, वो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको एंथ्रीडियल कैविटी या एंथ्रीडियल चैम्बर दिखाई दे रहा है। और इसी के अंदर आप देखें सबसे नीचे इसके फर्श से जुड़ी हुई, आधार से जुड़ी हुई स्टॉक हैं जो दो कोशिकीय या दो कोशिकाओं से निर्मित हैं। और जो पूंधहानी है उसके चारों तरफ आपको एक कोशिकीय मोटा जैकेट पाया जाता है। ये बंद कोशिकाओं का एक स्तरीय जैकेट पाया जाता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एंड्रोसाइट्स हैं जो क्यूबोइडल सेल से बनी होती है, घनाकार जो कोशिकाएं होती है उससे बनी होती हैं। तो यहाँ पर हम एक परिपक्व पूंधहानी की संरचना के बारे में देखते हैं। तो ये जो एंड्रोसाइट्स हैं जो क्यूबिकल सेल या घनाकृत कोशिकाओं के रूप में दिखाई देते हैं। हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर एंड्रोगोनियल मदर सेल्स या एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स पाई जाती है। तो एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स या एंड्रोसाइट मदर सेल्स एक ही हैं। इसे हम पूर्व पूर्णणु मातृकोशिका भी कह सकते हैं जिसके द्वारा एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं पूंधहानी के परिवर्धन की, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। पूंधहानी का विकास कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। पूंधहानी थैलस की अपाक सतह पर, डॉर्सल सतह पर अग्रज कोशिकाओं से 2 या 3 कोशिका पीछे स्थित सतही कोशिका से परिवर्तित होती हैं। तो एक सुपरफिशियल सेल है जो थैलस की जो अग्रज कोशिका होती है उससे 2 या 3 कोशिका पीछे होती हैं और ये डॉर्सल सरफेस या अपाक सतह पर परिवर्तित होती हैं। इसे पूंधहानी प्रारंभिक कोशिका या एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। यह समीपस्थ कोशिकाओं से आकार में बड़ी होकर पेपिलामय हो जाती है। इसे पूंधहानी का परिवर्धन होता है जिसे हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखें पूंधहानी प्रारंभिक कोशिका है, एंथ्रीडियल इनिशियल है जिसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसफर सेक्शंस, जिससे एक नीचे की कोशिका बनती है जिसे हम आधारी कोशिका या बेसल सेल कहते हैं और एक ऊपरी या बाहरी कोशिका बनती है जिसको आउटर या अपर सेल कहते हैं। ये जो बेसल सेल हैं आधार की कोशिका है, नीचे वाली जो कोशिका है यह पूंधहानी का व्रंथ का आधारीय भाग बनाती है, या हम कहें कि ये पूंधहानी के व्रंथ का धंसा हुआ भाग जो होता है उसका निर्माण करती है जो थैलस में धंसा हुआ रहता है। तो व्रंथ का धसे हुए भाग का या व्रंथ के आधारीय भाग का निर्माण आधार कोशिका से होता है, बेसल सेल से होता है। जो आउटर या अपर सेल होती है उसमें 2 सक्सेसिव ट्रांसफ़र डिवीजन होते हैं, 2 उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे एक 4 कोशिकीय संरचना बनती है, 4 कोशिकीय लंबी संरचना बनती है जिसमें से आधार की जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो प्राथमिक व्रंथ कोशिकाएं या प्राइमरी स्टॉक सेल्स के रूप में काम करती हैं
और इनके विभाजन से पूंदानी का द्विकोशिकीय व्रंत बनता है। ऊपर की जो 2 कोशिकाएं होती हैं जिसे हम प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहते हैं, इन प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स के अंदर एक दूसरे के समीप पर 2 उदग्र विभाजन होते हैं, 2 वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू ईच अदर, जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आप ये देखें कि ये 2 कोशिकाएं हैं, ये हमें सामने के दृश्य में दिखाई देती है। अगर हम एक ऊपर से व्यू में देखें तो ये कोशिका इस तरह से दिखाई देगी। जो कोशिकाएं होती हैं वो स्फेरिकल होती, गोलाकार होती हैं और हमें 2 डायमेंशनल के अंदर एक गोलाकार रूप में दिखाई देती है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहला जो विभाजन होता है उसके दूसरा विभाजन उसके जस्ट समकोण पे होता है। तो आप ये देखेंगे एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 2 कोशिकाएं हैं उससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन की बात करें तो जो विभाजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिणत विभाजन, जिसमें हम ये कहेंगे कि एक लेयर है उसके अंदर जो विभाजन है जो इसके सरफेस के समानांतर होता है इस तरह से। तो इससे आपको कोशिकाओं की जो परतें हैं वो बढ़ती हैं और इसे परिणत विभाजन कहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा विभाजन होता है जिसमें हम ये देखें कि जो विभाजन होता है वो सरफेस के समकोण पे होता है। इस प्रकार के विभाजन से एक परत में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। 2 प्रकार के विभाजन हैं, एक है आपका पेरिक्लाइनल या परिणत विभाजन जिसमें परतों की संख्या में वृद्धि होती है, और दूसरा विभाजन है आपका अपनत विभाजन या एंटीक्लाइनल डिवीजन जिसके द्वारा एक ही परत में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो हम यह बात कर रहे हैं कि 8 कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन होता है। तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से देखेंगे कि बाहर की तरफ 8 बंदे प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं बनती हैं और भीतरी 8 प्राथमिक पूंजनक कोशिकाएं बनती हैं। तो आउटर 8 स्टेराइल प्राइमरी जैकेट सेल्स एंड इनर 8 प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स बनती हैं। ये जो जैकेट सेल्स हैं ये प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं 8, इसके अंदर अब अपनत विभाजन होते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन्स, और इसके द्वारा एक कोशिकीय मोटा सिंगल सेल थिक जैकेट का निर्माण होता है। और ये जो प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स है उसमें कई तलों में विभाजन होते हैं, डिवीजन इन मैनी प्लेन्स, और कई पूंजनक कोशिकाएं बनती हैं, एंडोगोनियल सेल्स बनती हैं, और इसमें और अधिक विभाजन होते हैं। और अंतिम विभाजन के स्वरूप इसके अंदर आपके एंथेरोजॉइड्स मदर सेल या हम कहेंगे एंड्रोसाइट मदर सेल का निर्माण होता है। पूर्व पूर्णु मातृकोशिका या पूर्णु मातृकोशिका का निर्माण होता है। ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो होती हैं इसके अंदर एक तिरछा या हम कहें विकर्ण विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 त्रिभुजाकार कोशिकाएं बनती हैं जिनको हम एंड्रोसाइट्स कहते हैं। तो एंड्रोसाइट मदर सेल्स के अंदर विकर्ण विभाजन के फलस्वरूप 2 एंड्रोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा प्रत्येक एंड्रोसाइट जो सेल्स हैं उससे एक पूर्णु का निर्माण होता है कायांतरण के द्वारा या मेटामॉर्फोसिस के द्वारा। इसको हम जब पूंदानी परिवर्तित हो रही होती हैं तभी उसी के साथ साथ पूंदानी के समीप का ऊतक ऊपर की ओर वृद्धि करता है और उसे घेर लेता है, जिससे पूंदानी एक गुहिका में परिबद्ध हो जाती है कैविटी में। इस गुहिका को पूंदानी प्रकोष्ठ एंथ्रीडे चैम्बर या एंथ्रीडे कैविटी कहते हैं। जो पूं कोशिका है या एंड्रोसाइट है या पूर्व पूर्णु कोशिका है का पूर्णु में कायांतरण की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं उससे 2 एंड्रोसाइट्स का ये पूं कोशिकाओं का निर्माण होता है और एक पूं कोशिका से एक पूर्णु का निर्माण होता है। तो पूं कोशिका या पूर्णु मातृकोशिका एंड्रोसाइट त्रिभुजाकार होती है। कायांतरण के दौरान इसमें एक अतिरिक्त केंद्रकीय या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बॉडी उत्पन्न होती है जिसे ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं।
यह शीघ्र ही लंबा होकर छड़ाकार बन जाता है और पुंग कोशिका की लगभग 3/4 सतह पर फैल जाता है। इसके साथ ही जो पुंग कोशिका या एंड्रोसाइट होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं एवं इसका केंद्रक अर्धचंद्राकार या क्रिसेंट शेप तथा समांगी होमोजीनस हो जाता है। केंद्रक शीघ्र ही ब्लिफेरोप्लास्ट से संयुक्त हो जाता है, जिससे संपूर्ण पुंग कोशिका एक गोलाकार या गोलाकार एवं कुंडलित संरचना बन जाती है। इस कुंडलित संरचना का एक सिरा नुकीला होता है जो अग्र सिरा होता है। इस सिरे पर थोड़ा पीछे की ओर पार्श्व सतह पर 2 समान लंबाई की कशाभिकाएं उत्पन्न होती हैं। इस कायांतरित संरचना को पुंमणु कहते हैं। इस प्रकार से एंड्रोसाइट सेल से एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, कायांतरण होता है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा। डायग्रामेटिकली अगर हम ये देखें कि किस प्रकार से पुंमणु का निर्माण होता है, तो हम देखें कि एंथ्रीडियल इनिशियल है ये डायग्राम के अंदर, और इसके अनुप्रस्थ विभाजन से आउटर सेल और बेसल सेल बनती है। बेसल सेल्स स्टॉक का आधारीय भाग बनाती हैं आउटर सेल से, जिसको हम प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहते हैं। इसके अंदर 2 सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, जिससे 4 कोशिकीय, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 कोशिकीय संरचना बन गई और नीचे की तरफ आपकी बेसल सेल हैं। इन 4 कोशिकीय संरचना के अंदर ऊपर की जो 2 कोशिकाएं हैं जिनसे आपका एंथ्रीडिया का निर्माण होगा, और नीचे की 2 कोशिकाएं हैं जिससे स्टॉक का निर्माण होता है, तो हम उसको प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स कहते हैं ऊपर वाली को, और नीचे वाली को हम प्राइमरी स्टॉक सेल्स कहते हैं 2 को। तो प्राइमरी स्टॉक सेल्स के द्वारा पुनः विभाजन से द्विकोशिकीय पूंदानी का व्रंथ का निर्माण होता है, और ऊपर की 2 कोशिकाओं के अंदर दो सक्सेसिव डिवीजन होते हैं जो राइट एंगल पे होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से होते हैं कोशिका के अंदर, जिससे आपको एक कोशिका से 4 और 2 कोशिका से 8 कोशिका का निर्माण होता है। फिर आप ये देखें कि इसके अंदर आपके पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे बाहर की तरफ प्राइमरी जैकेट सेल्स, और ये प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं बाहर की तरफ 1, 2, 3, 4 और 4 पीछे की तरफ, और प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स प्राथमिक पूजन कोशिका 1, 2, 3, 4 और 4 पीछे की तरफ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 8 कोशिकाओं के 2 टीयर्स या 2 सोपानों का निर्माण होता है। फिर देख सकते हैं आप कि ये जो प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं इसके अंदर आपके अपनत विभाजन होते हैं, और आपके एक कोशिकीय मोटा जैकेट बनता है बंध्य कोशिकाओं का, और अंदर की जो प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स हैं उसमें डिवीजन होने से आपके एंडोगोनियल सेल्स बनती हैं, और अंतिम विभाजन से आपको एंड्रोसाइट मदर सेल या एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल्स का निर्माण होता है। तो ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स, यहाँ आप देख सकते हैं एक परिपक्व पूंदानी का डायग्राम है जिसमें एंड्रोसाइट मदर सेल दिखाई दे रही है और बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ द्विकोशिकीय स्टॉक दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं उसके द्वारा आपके 2 त्रिभुजाकार एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है, और एक एंड्रोसाइट से आपका एक पुंमणु का निर्माण दिखाया गया है। तो ये पुंमणु के अंदर आपको ब्लिफेरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाया गया है। फिर ब्लिफेरोप्लास्ट इसकी 3/4 लंबाई तक फैलते हुए दिखाया गया है, और एंड्रोसाइट का जो आकार है गोलाकार हो जाता है, जो केंद्रक हैं वो अर्धचंद्राकार हो जाता है और होमोजेनस समांगी हो जाता है। और अंत में देखिए आपकी जो ये केंद्रक हैं ये पुंमणु से जुड़ा हुआ है, और पुंमणु के एक सिरे के ऊपर आपको 2 कशाभिकाएं निकली हुई दिखाई देती है जो समान लंबाई की होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक कर्व्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है रिक्शिया के अंदर। पुंमणुओं का विमोचन की बात करें, लिब्रेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, अनुकूल परिस्थितियों में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर परिपक्व पूंदानी विस्फोटित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में जैकेट कोशिकाओं द्वारा जल के अंतःचूषण से जैकेट स्तर का जिलेटिनीकरण हो जाता है।
इस अवस्था में पूंधनी के सभी पूर्णमूल इसी एकल गुहा में देखे जा सकते हैं। पूंधनी कोष्ठ से पूर्णमूल थैलस की अपाक सतह पर स्थित ओस्टियोल द्वारा एक श्लेष्मकीय पदार्थ के साथ समूह में बाहर आते हैं। विमुक्त पूर्णमूल थैलस की सतह पर स्थित जल की पतली फिल्म में तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूर्णमूलों का पूंधनी से किस प्रकार से मुक्त या विमुक्त होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी ऑनलाइन क्लास रिक्शा के अंदर पूंधनी के विकास पर, कि पूंधनी की संरचना कैसी होती है और उसका विकास किस प्रकार से होता है, पूंधनी के अंदर पूर्णमूलों का निर्माण और पूर्णमूलों का कायांतरण किस प्रकार से होता है। अगली जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम रिक्शा के मादा जननांग या फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।